हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर ठीक होंगे और जिस तरीके से क्लासेस चलाई जा रही हैं हम लोगों के द्वारा, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपकी जो पढ़ाई है उसमें किसी तरीके की कोई भी रुकावट जो है नहीं आ रही होगी। चलिए तो हम बात करते हैं। कल जैसे कि हमने बात की थी अशोक के जीवन के बारे में, मौर्य सम्राट अशोक का जीवन परिचय हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में प्रोवाइड किया था कि मौर्य सम्राट अशोक कौन थे, किस तरीके का उनका जीवन था, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें की, कब राज्याभिषेक हुआ और उनके बारे में क्या क्या चीज़ें कही जाती हैं, उनकी रानियों के बारे में, उनके पुत्रों के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अशोक के जीवन की उपाधियां, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक जो थे उनके जीवन की क्या क्या उपाधियां थी, उन्होंने क्या क्या उपाधियां प्राप्त की। इस नोट्स में और आगे जो नोट्स आज जो वीडियो में आपको दूंगा, ये इस चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर की फाइनल वीडियो होगी। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आपका चैप्टर 1 नोट्स आपको मिल चुके होंगे और ये वीडियो आज आपको मिल जाएगी। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर सफिशिएंट है, इतना ही आपके चैप्टर में दिया गया है। मैंने काफ़ी कुछ इसमें अपने द्वारा जोड़ा है इधर उधर से कलेक्ट करके, जिससे आपको बेसिक जानकारी किसी एग्जाम पर्पस के रिगार्डिंग भी मिल सके। मैंने वो सारे पॉइंट्स उसमें डालने की कोशिश अपनी तरफ से की है जो एक एग्जाम लेवल पर या किसी भी तरीके के बेसिक क्वेश्चंस के तौर पर पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज अशोक के जीवन की उपाधियों पर कि अशोक ने अपने जीवन में कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त की थी। शिलालेखों में कुछ शिलालेख वो चीज होती हैं जो पहले लिखी हुई होती हैं, जिनके बारे में हम लिखते हैं, हम ग्रंथ कह सकते हैं। शिलालेखों में अशोक ने प्राय अपने नाम के साथ प्रियदर्शी संस्कृत में, शिलालेखों में यानी कि जो ग्रंथ उसके समय पे लिखे जाते तो उनको हम शिलालेख कहते हैं, में अशोक ने प्राय अपने नाम के साथ प्रियदर्शी लगवाया है। संस्कृत में प्रियदर्शन की उपाधि लगाई है। ठीक है, उसने कहा है कि जो मेरे शिलालेख हैं मेरे नाम के साथ प्रियदर्शी या संस्कृत में प्रियदर्शन की उपाधि लगाई जाए। ठीक है, तो एक ही उपाधि उसने अपने द्वारा लगवाई। इसके अतिरिक्त अपने लिए आदर सूचक देवान प्रिय, जैसा कि हम शुरुआत में देखते हैं, मैंने आपको बताया था देवान प्रिय अशोक मौर्य इसका पूरा नाम था। ये आदर सूचक शब्द है, ये इसने लगवाया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या देवान प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय उपाधि भी प्रयुक्त की है कि जो मौर्य सम्राट अशोक है वो देवताओं का भी प्रिय है, आप सब उसको पसंद करें। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है, यहाँ पर भी लगा लीजिएगा। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती अशोक सम्राट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट। क्या अर्थ है? सम्राटों का सम्राट। बहुत से लोग सम्राट बोलते हैं, ठा नहीं होता, टा होता है। सम्राटों का सम्राट। ठीक है, सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ये पूछा जाता है कि अशोक सम्राट का जो शासन काल था या साम्राज्य था वो किस किस देश में फैला हुआ था। उनमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे एक आंसर पूछ लिया जाएगा, या 4 ऑप्शन जहां था वहां वो दे दिया जाएगा, एक जो नहीं है उसको दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यानी कि पूरे नहीं, संपूर्ण भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, नेपाल के, बांग्लादेश के, भूटान के और म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। लास्ट की लाइन इस पूरे सेंटेंस को थोड़ा सा बदलती है। शुरुआत में आपको क्या लगेगा, इन सब पूरे राज्यों पर है, लेकिन इसके अधिकांश भूभाग पर था। जैसे कि हम देखते हैं कि जब उत्तर की तरफ से सिकंदर आता है, इसी तरीके से वहां से उसको चंद्रगुप्त मौर्य हटा देता है। इसी तरीके से अशोक भी अपने कुछ मोस्टली ज्यादातर राज्यों पे राज करता है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इसका हुआ। अगली वीडियो जो आपको अगले नोट्स मिलेंगे वो चैप्टर 2 गुप्तकाल के मिलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कलिंग की लड़ाई, जो अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विजयों में मानी जाती है। कलिंग का युद्ध ही एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद अशोक ने सारे युद्ध लड़ना बंद कर दिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जनहानि, नरसंहार, बहुत सारी ऐसी चीज हुई जिससे उसका मन जो है वो विक्षिप्त हो गया, यानी कि घबरा गया, वो परेशान हो गया।
और उसके बाद उसने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया और सारी लड़ाइयों को बंद कर दिया। कलिंग की लड़ाई, और यहीं से इसके पतन की कहानी भी शुरू हो गई, क्योंकि इसने राज्य से शासन से अपनी सारी चीजें हटा ली और अन्य राजा जो इसके बाद हुए उनसे शासन चला नहीं। वो अलग अलग तरीके से कर लगाने लगे, ये लगाने लगे, जनता उनसे परेशान हो गई। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो इनका शासन चला नहीं और जनता इनसे नाराज हो गई। तो इनका पतन जो है इस तरफ बढ़ता है। पतन हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ते हैं पहले कलिंग की लड़ाई। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी कि जिस वर्ष उनका राज्याभिषेक हुआ था 261 ईस्वी वर्ष पूर्व, 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर 13वें शिलालेख के अनुसार, 13वां जो शिलालेख था अशोक के समय का, उसके अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, यानी कि हटा दिए गए, तथा 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें एक लाइन और भी है, 80,000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। अब ये सच है या झूठ है ये तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने लिखा है, शिलालेख है। लेकिन 13वां शिलालेख, जिसको हम इतिहास की धरोहर मानते हैं जिन चीजों को, उसमें ये लिखा हुआ है कि कलिंग युद्ध में लगभग 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बनाए गए, 1 लाख लोगों की हत्या हुई और 80,000 लोगों को जो है घायल कर दिया गया। इस भारी नरसंहार को अपनी आंखों से जो है अशोक ने देखा, हत्या कर दी। इस भारी नरसंहार को उसने अपनी आंखों से देखा। यहाँ उसने आप लिख लीजिएगा, उसने यानी कि अशोक ने अपनी आंखों से देखा। इस हत्याकांड से विचलित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। यानी कि अब कब, जब उसने इतना बड़ा कांड करा दिया, हत्याकांड कराया, इतने लोगों को मरवा दिया, बंदी बना लिया, घायल कर दिया, उसके बाद उसकी आंखें खुली। वो इस हत्याकांड को देखकर बहुत विचलित हो गया और मतलब एक घबराहट पैदा हो गई, जिससे उसने कहा कि अब जो है मेरे साम्राज्य में शांति और सामाजिक प्रगति बनाई जाए, धार्मिक प्रचार प्रसार किया जाए, मुझे युद्ध नहीं करना। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में बड़ा परिवर्तन किया, बहुत बड़ा। उसके बिल्कुल मतलब वो इसके अपोजिट हो गया कि अब मुझे कोई ऐसा कोई काम नहीं करना, तो मुझे धर्म का प्रचार प्रसार करना। जिसके बाद उसने शासन छोड़ महान बौद्ध धर्म को अपनाना स्वीकार किया। अगर कोई पूछता है कि अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म कब अपनाया, तो अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद, जो नरसंहार हुआ था उससे विचलित होने के बाद अपनाया था। इसी में हम देखते हैं सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश, ये अनुश्रुतियां हैं दो, ठीक है, सिंघली अनुश्रुतियां हैं। के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में, उसके जो शासन चल रहा था उसके 14वें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। यानी कि इनके बौद्ध धर्म शिक्षा के जो गुरु थे वो कौन थे? निगोध नामक भिक्षु, ठीक है, दी गई। तत्पश्चात मोगाली पुत्र निस्स के प्रभाव से वे पूर्णतः बौद्ध हो गए। यानी कि पहले किससे दीक्षा ली इन्होंने? निगोध नामक भिक्षु से। कब ली? अपने शासन के 14वें वर्ष में, जब उनका शासनकाल चल रहा था उसके 14वें वर्ष में निगोध नामक भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उसके बाद मोगली यानी कि मोगाली पुत्र निस्स के प्रभाव से वे पूरी तरह बौद्ध हो गए। यानी कि अब उन्होंने मौर्य सम्राट जो मुस्लिम था या जो भी उनका सम्राट था, जैन था, वो सब खत्म कर दिया। अब ये कौन हो गए? बौद्ध हो गए। दिव्यादन के अनुसार, ये भी एक ग्रंथ है, अनुश्रुति है, दिव्यादन के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपयुक्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। बौद्ध भिक्षु मतलब भिखारी नहीं, भिक्षु वो जो बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान करे, उसे हम कहते हैं बौद्ध भिक्षु। ध्यान रखिएगा, कोई भिखारी से मत लगा लीजिएगा, ठीक है। बौद्ध भिक्षु उनको कहा जाता है। लेकिन ये किस द्वारा कहा गया है? निगोध किसके द्वारा कहा गया है? सिंघली अनुश्रुति में जो दीपवंश और महावंश है उनके द्वारा। लेकिन यहाँ दिव्यादान के अनुसार कहा गया है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। थे दोनों बौद्ध भिक्षु, ये तो क्लियर है,
क्योंकि बौद्ध धर्म की दीक्षा दे रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अशोक सम्राट ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में अशोक सम्राट ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। ठीक है, और उसी वर्ष उसने लुम्बिनी की भी यात्रा की थी। यानी कि जब उसका शासन काल चल रहा था 14वें वर्ष में तो उसने दीक्षा ली थी, लेकिन अपने शासन काल के 10वें वर्ष में ही उसने बोध गया की यात्रा की, और ठीक उसी वर्ष यानी कि 10वें वर्ष में ही लुम्बिनी की यात्रा की थी, लुम्बिनी की, और उसे कर मुक्त घोषित कर दिया। किसको? लुम्बिनी को। अब कोई पूछ लेगा कि अगर लुम्बिनी को जो है सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष में कर मुक्त किया था, तो आप कह सकते हैं 10वें वर्ष में। और 10वें वर्ष में उसने लुम्बिनी के साथ साथ किसकी यात्रा की थी? बोध गया की यात्रा की थी। ये पॉइंट्स इस तरीके से बनाकर पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब वो पूरे तरीके से परिवर्तित हो गए, उन्होंने अपना जो है बौद्ध धर्म शुरू कर दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के 2 नाम मिलते हैं, निगोद नामक भिक्षु और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु, इनके द्वारा। ठीक, कि ये पूरे तरीके से बौद्ध बन गए थे, और उसके बाद उन्होंने यात्रा वगैरह की। यहीं से उनके पतन का कारण शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। ये कुछ चीजें आपकी बुक में इतनी नहीं मिलेंगी, ये चीजें मैंने अलग से नोट कराई हैं आपको। आपकी बुक में इतना मैटर नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो इनको नोट कर लीजिएगा। ये पूछे जाते हैं, कोई भी इस डिपेंडेंट मत रहिएगा कि बुक में है सारा, बुक में नहीं मिलेगा आपको इतना सारा। और सेम मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण वहां आपको 4-5 कारण मिलेंगे, बस मैंने 9 कारण लिखाए हैं, ध्यान रखिएगा। और विशेषकर ये कारण जो है बहुत पूछे भी जाते हैं। करों की अधिकता कैसे थी, आर्थिक संस्कृति कैसी थी, कुछ चीजें कॉमन है। एक ये पॉइंट प्रांतीय शासकों के अत्याचार, ये एक पॉइंट में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैंने पॉइंट लिखा दिया है। प्रांतीय शासकों के अत्याचार, ये विघटनकारी प्रवृत्ति जब हुई थी और योग्य उत्तराधिकारी की कमी, तो ये प्रांतीय शासकों ने यही थोड़ा सा रोल निभा दिया था, इसलिए मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है। पहला पॉइंट, आंतरिक अव्यवस्था, ये भी आंतरिक अव्यवस्था इसी के अंतर्गत आती। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य जो है अशोक सम्राट ने छोड़ दिया, अशोक सम्राट अपने शासन से अलग हो गए, तो कुछ अन्य जो शासक इनके बाद हुए उनमें आंतरिक अव्यवस्था थी, वो शासन को पूरे तरीके से नहीं चला पा रहे थे भोग विलास के कारण, अपने भोग विलास में सारी चीजों को खर्च कर रहे थे। मैं आगे बताऊंगा सारी चीजें। योग्य उत्तराधिकारी की कमी, यवनों का आक्रमण, साम्राज्य की विघटनकारी प्रवृत्ति, उच्च पदस्थ के अत्याचार, उच्च पदस्थों के अत्याचार, पदस्थों का मतलब है पद पर स्थित व्यक्ति। उसके बाद करों की अधिकता, यानी कि अत्यधिक कर लगाना, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, ठीक है, आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानता, प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण। ये 9 पॉइंट हैं। अब क्लास होती या वहां होते तो मैं इनको वहां एक्सप्लेन कर देता, इतने ज्यादा टफ पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप यहाँ से समझ लीजिए। पहला पॉइंट है आंतरिक अव्यवस्था। आंतरिक अव्यवस्था का क्या मतलब होता है? आंतरिक अवस्था में आपके घर में कलेश हो, उसे हम आंतरिक अव्यवस्था कह देते हैं, कि भाई आपके घर में, आपके साम्राज्य में ही कोई व्यवस्था नहीं है, सब गड़बड़ है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन में आंतरिक अव्यवस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण वे अपने साधनों के अभाव में शासन पर नियंत्रण रख पाने में असमर्थ था। मौर्य साम्राज्य, अब यहाँ बात अशोक सम्राट की नहीं हो रही, अब यहाँ बात हो रही मौर्य साम्राज्य की। भाई अपने जो साधनों का अभाव था उस पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, वो उसको अपने लाभ के लिए खर्च कर रहे थे, ठीक है, भोग विलास के लिए खर्च कर रहे थे, अपनी शौक मौजों में खर्च कर रहे थे, जनता पर नहीं खर्च कर रहे थे। जिसका लाभ किसने उठाया? जिसका लाभ उठाकर जो प्रांतीय अधिकारी, जो और क्षेत्र में अधिकार थे प्रांत के, जो वो शक्तिशाली और स्वतंत्र हो गए, क्योंकि अब राजा को कोई चिंता नहीं थी, राजा किसी तरीके का ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये अपने आप में शक्तिशाली होने लगे, स्वतंत्र होने लगे धीरे धीरे। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, योग्य उत्तराधिकारी की कमी। वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आंतरिक व्यवस्था अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं बता दूंगा। योग्य उत्तराधिकारी की कमी, मैंने जैसे अभी आपको कहा प्रांतीय शासकों के अत्याचार, यहाँ आ जाएंगे ये। अशोक की मृत्यु के बाद कृणाल, ये कुछ राजा हुए थे, दशरथ, संप्रति, शालीशक,
देववर्मा, शतधनुष और बृहदस्त। बृहदस्त अंतिम शासक थे और यह सबसे अयोग्य शासक था, ये ध्यान रखिएगा। बृहदस्त जो है मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद सबसे अंतिम शासक था और सबसे अयोग्य शासक था। इसने पूरा शासन जो है अपनी मौज मस्तियों में और अपने भोग विलास की प्रकृतियों में काट दिया, और जब इसके पास धन की कमी होने लगी तो जनता पर कर लगाने लगा, अतिशय कर लगाने लगा और बिना मतलब के कर लगाने लगा। इसी को हम करों की अधिकता में पढ़ते हैं। इसी के कारण हुआ है वो पॉइंट। उत्तराधिकारी हुए, परंतु किसी में भी उसके शासन को सुचारू रूप से चलाने की योग्यता नहीं थी। इसका अंतिम शासक बृहदस्त एक अयोग्य शासक था। समय समय पर भोग विलास भी करता था, जिसका लाभ पुष्पमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर सत्ता हत्या ली। जिसका लाभ पुष्पमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर सत्ता को हत्या कर लिया और मौर्य वंश का अंत कर दिया। किसने हत्या की थी? पुष्पमित्र शुंग ने। ध्यान रखिएगा, पुष्पमित्र शुंग ने इसकी हत्या करने के बाद जो है मौर्य सम्राट का अंत कर दिया। ये सबसे अंतिम शासक था, जिसके बाद कोई शासक नहीं हुआ। इन सबके बाद तो हुए क्योंकि इन्होंने इतना चलाया, लेकिन ये सबसे अयोग्य था। इसका हर वक्त ध्यान अपने मौज मस्ती में रहता था, ऐसा कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका फायदा उठाया पुष्पमित्र शुंग ने, शुंग वंश ने। शुंग वंश हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यवनों का आक्रमण। यवन साइड से आक्रमण होने लगा। यवन या यूनानी आक्रमणकारियों ने लड़खड़ाते मौर्य साम्राज्य पर प्रहार कर इसे मृत प्राय बना दिया। मृत प्राय यानी कि कमजोर, तोड़ दिया बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं जब कोई ऐसी जगह जहाँ पर किसी की कोई देख रेख ना हो तो वहाँ लोग हावी होने लग जाते हैं, उस पर लोग टूटने लग जाते हैं, उसको अधिकार में लेने लगते हैं। यही यहाँ हुआ। अगला, साम्राज्य की विघटनकारी प्रवृत्ति। विघटनकारी मतलब टूट फूट जैसी प्रवृत्ति। अशोक की मृत्यु के बाद अन्य शासकों पर उसका राज्य ठीक ढंग से नहीं चल सका और धीरे धीरे स्थानीय शासकों ने, जो वहां के स्थानीय, अपने को स्वतंत्र कर क्या किया? मौर्य साम्राज्य के छोटे छोटे भागों में बांट दिया। मौर्य साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, अपने को अलग अलग स्वतंत्र कर लिया और उसकी जो जमीन थी उस पर अपना अपना छोटा छोटा राज्य जो है स्थापित करते चले गए। इसी में हम आगे पढ़ते हैं उच्च पदस्थों के अत्याचार। यही चीज हम पढ़ा रहे थे, प्रांतीय शासकों के अत्याचार। प्रांतीय शासकों के अत्याचार कैसे होने लगे? उच्च पदस्थों के अत्याचार इसमें आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार अशोक ने अपने राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया हुआ था, उसके बाद राज्य का उच्च पद पर स्थित कर्मचारियों पर से राज्य का उच्च पद पर स्थित कर्मचारियों पर से नियंत्रण ढीला पड़ गया, जिससे वह अत्यंत क्रूर बन गए ये कर्मचारी और जनता पर अत्याचार करने लगे। वही मैंने आपको बताया, प्रांतीय शासकों के अत्याचार। जब प्रांतों में शासक बट गए, साम्राज्य में प्रांतों में शासन बट गए छोटे छोटे, अब इन पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, ये स्वतंत्र काम करते थे, तो इन्होंने क्या किया? अत्याचार करना शुरू कर दिया। ये पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया, सातवां मेरा। चौथे और पांचवें पॉइंट में मैंने सातवां पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं करों की अधिकता। करों की अधिकता का मतलब होता है अत्यधिक कर लगाना। मौर्य सम्राट के बाद उसके शासकों ने राज्य के धन को अपने भोग विलास में अत्यधिक खर्च किया, न कि शासन में, न कि जनता के लिए। सिर्फ कहाँ खर्च किया? अपने भोग विलास में, इधर उधर खर्च किया, जिससे उसके राजकोष में कमी आने लगी, जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने अनावश्यक करों को जनता पर आरोपित करना शुरू किया। आरोपित का मतलब होता है लगाना शुरू किया। पतंजलि ने लिखा है, पतंजलि एक ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, पतंजलि एक ग्रंथ है। पतंजलि ने लिखा है कि शासक वर्ग अपना कोष भरने के लिए जनता की धार्मिक भावना जागृत करके, यानी कि अब जनता के अंदर क्या करते थे? धार्मिक भावना जागृत करते थे। धार्मिक भावना जागृत करने से क्या हुआ कि इन्होंने धर्म पूजा पर, यात्राओं पर, इन सब पे कर लगाना शुरू कर दिया, जो अकबर ने खत्म किया था। ध्यान होगा आपको, ठीक है। अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने यात्रा कर खत्म किए थे, लेकिन मौर्य सम्राट ने यहाँ पर जो है खत्म तो थे, हटा दिए थे, लुम्बिनी से हटाए थे, लेकिन इन्होंने धार्मिक भावना जागृत की और
जागृत करके उस पर से धन संग्रहण किया करते थे, धन संग्रहण करने का काम शुरू किया। मौर्य साम्राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों की एक विशाल सूची अर्थशास्त्र में मिलती है। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको, कोई दिक्कत? लास्ट 2 पॉइंट और हैं, जिसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम पूरे तरीके से जो है अशोक सम्राट को पढ़ चुके हैं। अब इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रह गया है जो आपके जानने से छूट गया हो। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो यहाँ तक, तो वो मुझसे पूछ ले। कल से जो है हम नेक्स्ट चैप्टर गुप्त काल की शुरुआत करेंगे। पॉइंट नंबर 7, आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं। मौर्य काल में आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर की असमानताएं विद्यमान थी। आर्थिक आप समझ सकते हैं, सांस्कृतिक का मतलब भी मैं बताऊंगा। जैसे गंगा घाटी का प्रदेश समृद्ध था, जबकि उत्तर दक्षिण के प्रदेशों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कम विकसित थी। यानी गंगा घाटी का जो प्रदेश था वो तो समृद्ध था, लेकिन उत्तर दक्षिण के जो प्रदेश थे उनकी आर्थिक स्थिति उनकी अपेक्षाकृत कम विकसित थी। गंगा घाटी की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, जहां पर व्यापार व्यवसाय के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त थे, तो वो अपना काम कर लेते थे। यहाँ पर व्यापार वाणिज्य की सुविधाएं भी बहुत कम थी। कहाँ पर? उत्तर दक्षिण एरिया में। इसलिए सांस्कृतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां ये। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण। ये लास्ट पॉइंट, इसके बाद जो है मौर्य सम्राट खत्म। मौर्य प्रशासन में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे। यानी कि जब राजा अपने मंत्रिमंडल, अपने सेनापति से अलग होकर सारे काम खुद करने लगे, तब शासन का अंत जो है निर्धारित हो जाता है कि हाँ अब वो अंत होगा। उसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था कि वो खुद ही करेगा, किसी से कोई जानकारी सूचना नहीं, तथा जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं का भी अभाव होने लगा। यानी कि हमारे यहाँ पर जैसे राज्यसभा, लोकसभा होती हैं, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, इनका भी अभाव होने लगा। तथा राजा द्वारा जो निर्णय ले लिया जाता था वही जनता को मानना होता था, जिससे प्रजा को कष्ट भी भोगने पड़े और प्रजा इनके विपरीत हो गई। इस तरीके से हम देखते हैं कि मौर्य सम्राट का जो है, अशोक का जो है पतन कैसे हुआ। इसी के साथ हम यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के चैप्टर को जो है समाप्त करते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। भाई जब आप किसी पर प्रभाव डालने लगेंगे, एक दिन तो होगा जब जनता आपके अगेंस्ट होगी, अत हो गई तो जनता आपके खिलाफ हो गई तो उन्होंने आपकी बातों को मानना छोड़ दिया, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि किसी बच्चे को कहीं भी कोई समस्या हो तो वो मुझसे इस बारे में बात कर सकता है। थैंक यू सो मच। लाइक करें प्लीज, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने सारे दोस्तों के साथ उसे शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स हों उनको कम से कम बेसिक जानकारी, ये हिस्ट्री के नोट्स हैं, बेसिक जानकारी किसी एग्जाम के पर्पज से तो मिले, चाहे वो बीटीसी का ही ना हो, उसके लिए मिले, ठीक है। थैंक यू।